प्रणाम महाजन। उपाध्यक्ष महोदया, साधारणतः किसी चर्चा में सम्मिलित होने के लिए खड़े होने पर जब साथी मित्र ताली बजाते हैं तो प्रोत्साहन भी मिलता है, आनंद भी होता है। लेकिन आज की तालियों से ये भाव मेरे मन में नहीं आया। मुझे तो लगा कि वो शायद तालियां न बजाते तो मुझे अधिक अच्छा लगता, क्योंकि मैं कोई विवाद जीतने के लिए खड़ा नहीं हूं। अगर शरद पवार जी अपने प्रस्ताव में धारा 356 का मौखिक, जिसे सभापति ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ऐसे परिवर्तन का इरादा अगर व्यक्त ना करते तो शायद मैं उनकी चिंता से, उनके प्रस्ताव से अपनी सहमति प्रदर्शित करता। शरद पवार जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संबंध में जिस प्रकार के गौरव के उद्गार निकाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति उनके उद्गारों से असहमत हो सकता है। मैं किसी का वकील नहीं हूं। और अरुण शौर्य, आपने कहा, आपने पहला ही टोका है। मैं शरद पवार जी के अंबेडकर संबंधी व्यक्तिगत निष्ठा पर मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने नेता मानने से बहुत बरसों तक इनकार किया था। अंबेडकर को एक भी चुनाव जीतने न दे, इस प्रकार की भरकस। अब फिर वो शौरी की किताब पे जाएंगे, हम मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी भरकस कोशिश हुई। वो शायद मेरा भी हिंदी वैसा ही है जैसा शरद जी का है। आपने उनको टोका नहीं, आप मुझे टोक रहे हैं। That's still poor। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री उस चुनाव क्षेत्र में जाकर अंबेडकर जीत कर न आए, इस प्रकार के प्रयास करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न देने की कल्पना तब पहले आई जब विपक्ष की सरकार आई। इतना ही नहीं कि केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तब लगी जब विपक्ष की सरकार थी। और जिस मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम देने पर आज शरद जी स्वाभिमान से कह रहे हैं, और वो स्वाभिमान उनका ठीक है, क्योंकि जिस सरकार ने वो नाम दिया, शरद जी उसके मुख्यमंत्री थे। वो बार बार तत्कालीन सरकार इसलिए कहना चाहते हैं कि शायद वो उस इतिहास को भूलना चाहते हैं जो आज उनके लिए उतना लाभदायी नहीं है। लेकिन अंबेडकर का मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को नाम देने का भी प्रस्ताव महाराष्ट्र में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई तब हुआ था, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। और इसलिए मैं शरद जी के इस भाषण से सहमत नहीं हूं। जब हमने अंबेडकर का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को दिया तब उसकी प्रतिक्रियाएं हुई, और यह दुर्भाग्य है। मानो मराठवाड़ा की जनता को यह लगा कि अंबेडकर का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को जोड़कर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय अस्पृश्य हो गया। एक प्रकार की अस्पृश्य मानसिकता का प्रदर्शन था। तब भी बहुत दंगे हुए। आप सरकार में थे, हम आपके नेतृत्व में काम कर रहे थे। जिस शिवसेना पर आप इतना बरस रहे थे, वो शिवसेना 78 में मुंबई के बाहर कदम नहीं रखती थी। फिर मराठवाड़ा में दलितों को गांव के गांव बेचिराग करने का काम किसने किया? अगर आप उसके बारे में थोड़ा बोलते तो इस चर्चा का स्तर बढ़ जाता।
लेकिन आपने इसको राजनीतिक चर्चा की, मैं उसको दोष नहीं देता। और इसलिए आप 1995 में कांग्रेस की जो करारी हार महाराष्ट्र में हुई, उसका कारण मानव कांग्रेस ने दलित उद्धार का कार्यक्रम लिया था और उसके परिणाम स्वरूप लोग नाराज होकर हरा दिया, यह सच नहीं है। 95 की जीत अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी उसके कारण हुई थी। इसमें दलित का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन आपने उस हार को भी दलित हित का जामा पहनाने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं 11 जुलाई को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को जो जूते का हार पहनाया गया, यह समाज की विकृत मानसिकता का प्रदर्शन था। और वो किसने भी किया हो, वो दलित ने किया हो, गैर दलित ने किया हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया हो या और किसी दल के कार्यकर्ता ने किया हो, वो विकृत व्यक्ति है और विकृति को जितनी कड़ी सजा हम दे सकते हैं वो देनी चाहिए। इसमें हमारे मन में कोई राग नहीं, जिसकी भर्त्सना करो उतनी कम है। इसमें दलितों की प्रतिक्रिया हुई और वो प्रतिक्रिया हम स्वाभाविक मानते हैं। उसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। 10 व्यक्तियों की, शरद जी भाषण सुने, मैंने बहुत शांति से आपका भाषण सुना। वो मेरा भाषण सुनना चाहते हैं, आप उनको उलझाइए मत। वो उस पर तो रिप्लाई के समय आएंगे ना। नो क्रॉस टॉक इन द हाउस प्लीज। उसमें 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यह दुखद घटना है। हम ये मानते हैं कि कोई भी दल की सरकार अपने नागरिकों पर गोली चलाने के लिए नहीं बनती, और इसलिए वहां पर गोली चली, उसमें 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बड़ी दलित बस्ती है, सबके सब दलित थे, और सदन सारा अगर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करे तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे नहीं रहेगी। हम भी उस श्रद्धांजलि में सम्मिलित होते हैं कि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। इसी सिलसिले में विपक्ष के नेता छगन भुजबल और मधुकर राव पिचड़ के घर पे हमला हुआ। हम ये मानते हैं कि जनतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का महत्व है उतना ही विपक्ष का महत्व है, और विपक्ष सत्ता पक्ष चाहे ऐसी भाषा बोले, इसकी जबरदस्ती सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। और अगर यह एक नियम हो तो नियम दिल्ली में अलग, मुंबई में अलग, बेंगलोर में अलग, असम में अलग, ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए जनतंत्र में जो विपक्ष का महत्व है वो देखते हुए छगन भुजबल, मधुकर पिचड़, इनके घर पर जो हमले हुए, हमने उसकी भी तीव्र निंदा की है। और हम ये मानते हैं कि ये जिसने किया है ये निंदनीय कृत्य है, और वो जिस दल के भी हो उस दल को भी ये मानना पड़ेगा कि विपक्ष के किसी नेता पर हमला करना ये कोई जनतंत्र में नहीं बैठता। अगर वो हमसे सहमत नहीं है, हो सकता है जैसे सत्ता पक्ष कभी कभी अहंकार की बात करेगा, वैसे विपक्ष भी गैर जिम्मेदार बात कर सकता है, लेकिन अहंकार है या गैर जिम्मेदार है, इसका फैसला सदन में होना चाहिए। इसका फैसला किसी के घर में जाके उसकी घर को उजाड़ना, इसमें होना ये उचित नहीं है, और हम उसकी भी निंदा करते हैं। दे रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम है, पत्नी को मैं यहां भेज नहीं सकता। नो इंटरप्शन प्लीज। उपाध्यक्ष जी, अंबेडकर जी के, मैं सब बोल रहा हूं, आई स्पीक फॉर एन आवर, आई गिव ऑल आंसर्स प्लीज। अंबेडकर जी के मूर्ति के अपमान के मैं मुख्य रूप से 2 कारण देखता हूं। एक कारण है, और उसमें आप किसी एक या 2 दल को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो ठहराइए, लेकिन अगर हम सब लोग गिरेबान में झांक कर देखें तो हमारे मन में जो सामाजिक अस्पृश्यता की भावना अभी भी गुप्त रूप से, छिपे रूप से बसती है, उसका ये प्रगटीकरण होता है। और दलित इस अंबेडकर के अपमान को सह नहीं सकता, और वो सहेगा भी नहीं। आखिर जब
औरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को नाम देने की बात चली थी, तब कभी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि दलित अंबेडकर के नाम का आग्रह इसलिए करते हैं कि दलितों का इतिहास ही अंबेडकर से शुरू होता है, और इसलिए जब वो अपने को इतिहास का प्रथम पुरुष मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर उनके मन में प्रतिक्रिया आई तो इसका दोष नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि राजनीतिक तत्व जो हैं वो इस चीज को पहचानते हैं, वो दलित समाज की दुखती रग को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर दलित को उसकाकर रास्ते पे लाना है तो सबसे आसान तरीका है अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान करो। और चूंकि दलितों के लिए अंबेडकर भगवान है और वो भगवान का अपमान सह नहीं सकते, वो रास्ते पर आ जाएगा। अब दलित की अंबेडकर के साथ ये जो मानसिकता है, ये बार बार ऐसे घटनाओं को जन्म दे रही है। अगर आपको याद हो तो पंजाब में जब उग्रवाद पहले शुरू हुआ तो या तो मंदिर में या तो गुरुद्वारे में आपको मांस मिलेगा, सिगरेट का टुकड़ा मिलेगा, जिसके कारण साधारण आदमी बहक सकता है। और वो किसका काम था, अब ध्यान आ रहा है। और इसलिए केवल एक दूसरे को दोषारोपण करके इस परिस्थिति से बाहर नहीं आएंगे। शरद जी ने कहा 3 से 56 लाओ, भाई 56 बार धमकाओ मत, जो करना है करो, जब भी चुनाव होगा फिर हम इससे ज्यादा बहुमत से चुन कर आएंगे। डराने की कोई बात नहीं है, हम उसकी चिंता नहीं करते, उसकी चिंता नहीं करते। उसके बाद 3 बार चुनाव हुए हैं। अंबेडकर जी की मूर्ति का अपमान एक घिनौनी घटना है, और इस कारण मैंने इसकी जांच करने का प्रयास किया कि गत 5 वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं कितनी होती हैं। और अनुभव यह आया कि अंबेडकर की मूर्ति या चित्र को अपमानित करने की घटनाएं औसत वर्ष में 55-60 होती है। वो किसी मुख्यमंत्री पर निर्भर नहीं होती। भगवान बुद्ध को अपमानित करने की औसत 12-15 होती है। पंचशील ध्वज या फलक जो होता है खासकर महाराष्ट्र में, उसे अपमान करने की 20-22 घटनाएं होती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अपमानित करने की 4-5 घटनाएं औसत वर्ष में होती है। हिंदू देवती देवताओं का 75-80 होती है। मस्जिद और दरगाह संबंधी 10-12 होती है। अब ये जो विकृत मानसिकता यहां से झलकती है, हम सब मिलकर इसका अध्ययन करेंगे या राजनीति जीतने की केवल कोशिश करेंगे? जब हर 5 साल जब मौका मिले कर लीजिए कोशिश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रखिए सारे मुद्दे। लेकिन इसके पीछे अगर ये बार बार हो रहा है तो इसके पीछे आखिर षड्यंत्र है क्या? जिस रमाबाई अंबेडकर नगर में यह घटना हुई, यह घटना हुई क्यों? मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि महाराष्ट्र में 11 जुलाई को यह घटना हुई, समाज में कोई दलित और गैर दलित तनाव नहीं था, कोई दलित और गैर दलित तनाव नहीं था। अचानक यह घटना कैसे हुई? अब शरद जी ने उस गणवेश का उल्लेख किया, और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, कागज के आधार पर कह रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं। सुषमा जी मुझे पूछ रही थी ऐसा क्यों किया। मैंने कहा बहन जी, ये इसमें राजनीति का रंग आया तब हमने कहा मत करो। मैंने उनको कहा था, जो मैं सदन को कहूं, गणवेश मुफ्त में केवल दलितों को दिया जाता है, बाकी जो भाई हम जो कर रहे हैं हमारी सरकार के, आपकी सरकार सारे को मुफ्त देती थी। और जब ये शिकायत आई कि ये कपड़ा मैला होता है तो किसी अधिकारी को लगा कि डार्क कलर दे दो, और जब भी उसने निकाला तो हमने कहा भाई इससे ये माना जाएगा कि ये गैर दलित सफेद में बैठा है, दलित नीले में बैठा है, ये जानबूझकर आपकी सरकार कर रही है, मत करो। और इसलिए इस निर्णय को
तुरंत वापस ले गया। अब यहां उठाकर एक साल 1.5 साल पहले के निर्णय को अगर इस डिबेट में जो देश की चर्चा में चल रही है, मैं समझता हूं ठीक है। हाँ, मैं जानता हूं आप सबकी मानसिकता, हाँ मैं सबकी मानसिकता, वो चिट्ठा खोल दूं तो बहुत कठिन होगा। आप सबकी व्यक्तिगत मानसिकता भी मैं जानता हूं। And then you are giving a blue shirt and khaki to a Shur caste or Shur tribe is wrong. But if there is no uniform and you are giving a particular color to a weaker section, that is a different thing. So you clarify that. Rajesh ji, I totally agree with you, but the intent, I agree with you, and that's why we withdrawn the order. But the intention was not what it is hinting at. The only intention, I'm talking about the intention. I definitely agree with you. मैं agree नहीं कर रहा हूँ. It was at the highest level. It was. Pramod ji, I request you to address the chair. Highest level. Please do not, Mr. Pramod, मुख्यमंत्री करते होंगे. please do not get into an argument across the table. Address the chair and don't get into a cross-talk with anybody. अगर समाज में कोई दलित और गैर दलित इस प्रकार का तनाव नहीं था, तो ये घटना अचानक क्यों हुई? हमने ये देखा है कि महाराष्ट्र में जब से नई सरकार बनी है, तब से जब भी विधानसभा का अधिवेशन आता है, तो विधानसभा के अधिवेशन के समय कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटना होती है। अब यह संयोग हो सकता है या षड्यंत्र हो सकता है। अब यह संयोग है या षड्यंत्र है, इसका फैसला तो कोई जांच कर सकती है। हमने जांच करने का एक बार प्रयास किया। 2 घटनाएं हैं। जांच में श्रीरामपुर में एक घटना हुई। उसमें जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, जिस पर मुकदमा है, 2-3 महीने वो जेल में भी था, उसका नाम है फिरोज गाफुर चामड़िया। अब ये मत पूछिए मुझे कि ये किस दल का है, क्योंकि वो दल यहां उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं उस दल का उल्लेख करना नहीं चाहता। मत पूछिए। परभनी में हमने जांच की। 3 आदमी मिले, मोहम्मद जकीर बुराउद्दीन, मोहम्मद खलील मोहम्मद इस्माइल, शेख शब्बीर नूर मोहम्मद। और ये जो मोहम्मद खलील मोहम्मद इस्माइल है, इसकी जांच में यह पाया गया कि यह पाकिस्तान में जाकर प्रशिक्षित होकर आया है, और इसलिए इस प्रकार की घिनौनी घटना को राजनीति में किसी एक दल के साथ जोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इससे ये समाज की समस्याएं खत्म नहीं होगी। और इसलिए हमें यह लगता है कि यह घटनाएं क्यों हो रही है। शिवसेना भाजपा सरकार आने के बाद 30 महीने बीते हैं और आमतौर पर महाराष्ट्र में शांति है। एक हाथ दूसरी छुटपुट गोली चलाने की घटना छोड़कर दत्ता जी, अगर है तो महाराष्ट्र में शांति रखने के लिए हमको परमानेंट सरकार में रहने दीजिए। अगर उसी के कारण शांति रह रही है तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, मेरा भी होगा, आपका भी होगा। ये आर्गुमेंट मैंने बहुत बार सुना है। चिंता मत करिए, तो हमको यहीं रखिए, दंगा होगा ही नहीं, आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। दैट्स द बेस्ट वे फॉर लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए इस लेवल पे मत बोलिए। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो महाराष्ट्र में 30 महीने में शांति और सुव्यवस्था की स्थिति है, ये किसी न किसी को राजनीतिक स्वार्थ को कष्ट दे रही है। कहीं ना कहीं किसी को यहां धारा 356 का वातावरण बनाने के लिए घटनाओं की आवश्यकता है, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। आपने महाराष्ट्र विधानसभा का उल्लेख किया। उपाध्यक्ष जी, यह घटना 11 जुलाई की प्रातः हुई और 10 जुलाई को महाराष्ट्र में विधानसभा में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में एक कांग्रेस के नेता हैं, आर पाटिल, बहुत बढ़िया वक्ता है, और चूंकि शरद जी यहां आए हैं, वहां वक्ता कम हो गए हैं, इसलिए सरकार पर हमला करने के लिए आर पाटिल, मतलब जिसकी ख्याति है, बहुत तीखे बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिल्कुल नोक पर रखने का काम करने वाले सुंदर भाषण ये करते हैं। इन्होंने चर्चा का प्रारंभ किया था
कानून और व्यवस्था की स्थिति। 10 तारीख का भाषण है, गृह मंत्री ने उत्तर दिया। चर्चा को उत्तर देने का जैसे प्रस्तावक को अधिकार होता है, ये चर्चा का उत्तर देने खड़े हैं। लंबा चौड़ा नहीं, मैं केवल उसमें एक वाक्य पढ़ता हूं। आर पाटिल विधानसभा में कहते हैं, मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। बैठिए ना। अपने भाषण को समाप्ति पर ले जाते समय वो कहते हैं कि आज जो According to his objection, if you are quoting somebody, then you should authenticate I it. will authenticate. It's a proceeding, sir. It's a proceeding of the house. की जरूरत नहीं है, जो विधानसभा It's a proceeding of the house. जो कार्रवाई है और कार्रवाई प्रॉपर्टी होती है गलत बोलूं तो आपके दूसरे वक्ता हैं, बोल सकते हैं। आर पाटिल ने वहां कहा अपने भाषण को समाप्ति पर ले जाते समय, आज जो शांतता दिखाई दे रही है यह स्मशान शांतता है। तो गृह मंत्री ने खड़े होकर पूछा कि भविष्य में क्या घटने वाला है, इसकी आपको कोई जानकारी है? तो वो उत्तर देते हैं, यह तूफान पूर्व शांतता है, स्मशान शांतता है। अब ये किस प्रकार के तूफान का उल्लेख कर रहे हैं 10 जुलाई को, मुझे पता नहीं। If you allow me, Mr. R.R. Patil, you are the leader himself. This is what you want, sir. if you allow, हमने किसी को उनको कोई तरह टोका नहीं था, तो ये तो रुका नहीं। I'm asking you. Prithviraj, if you allow me, then only I will speak. Prithviraj ji, please don't interrupt. Let him have अध्यक्ष it. जी, ये मैंने अभी तो इनके सामने नहीं लिखा और इसलिए पृथ्वीराज कहते हैं कि प्रमोद क्या कहना चाहता है, तो मैं यहां जो लिखा है वो पढ़ रहा हूं। ये महज संयोग है, 10 जुलाई का भाषण या 11 जुलाई की घटना ये महज संयोग है या किसी के षड्यंत्र का अनावधान से उद्घाटन है, इसकी तो जांच ही करनी पड़ेगी। ये लिखा है, इसलिए मैंने आरोप कुछ नहीं किया आर पाटिल पर। मैंने कहा ये महज संयोग है या ये रहस्य उद्घाटन अनावधान से हुआ है, ये तो जांच करेंगे तभी पता चलेगा। अध्यक्ष जी, इसमें दूसरी बड़ी दुर्घटना ये पुलिस की गोलीबारी की हुई। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि किसी भी चुने हुए सरकार को अपने नागरिकों पर गोली चलाने की नौबत आए, इससे गलत दूसरी घटना हो नहीं सकती। अब यह पुलिस की गोली चलाना समर्थनीय था या नहीं था, मैंने शरद जी का भाषण सुना तो मुझे लगा कि कुरुक्षेत्र पर जो युद्ध हुआ था उसको देखने के लिए एक आंख संजय को मिली थी और उन्होंने इतना नैरेटिव बताया कि एज इफ ही वाज पर्सनली स्टैंडिंग देयर एंड लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग। अब उन्होंने कुछ कहा, मैं नहीं जानता, सच भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन या उसी दिन पुलिस ने टैंकर ला लिए, चलाते ला लिए। अब भाई हम पुलिस को तो 2 साल से ही संभाल रहे हैं जी। शरद जी हमारे यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने शायद उनका मंत्रालय ही 25 साल पहले वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। तो महाराष्ट्र के पुलिस को क्या क्या आदतें हैं इसकी जानकारी शरद जी जितना और किसी को होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसलिए 25 साल का वो अनुभव बता रहे हैं कि दूसरे दिन टैंकर तेल से भर के। अध्यक्ष जी, पुलिस की टैंकर थ्योरी होगी। आंदोलित लोगों को लगता है कि पुलिस की टैंकर थ्योरी बहाना है। इसमें सच कौन है और झूठ कौन है, इसका फैसला शरद जी या मैं नहीं कर सकता। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि शरद जी सच हो सकते हैं, लेकिन शरद जी सच है ही ये मानकर केंद्र कोई कार्रवाई करे, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति हो जाएगी।
हम में से किसी जो यहां बैठा है और जो वहां था नहीं, इसमें से किसी को यह निर्णय करना संभव नहीं है कि पुलिस का गोली चलाना समर्थनीय था या नहीं था। दोनों संभावनाएं हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में कोई सरकार क्या कर सकती है? 7:15 बजे कोई होम मिनिस्टर वहां जाके, मतलब पता नहीं शरद जी ने कोई ऐसी परंपरा डाली हो, मुझे तो मालूम नहीं कि वो वहां जाके खड़े हो जाएंगे, उसको क्या पता है। बिल्कुल ठीक। अब ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर सकती है? 7:30 बजे घटना हुई, 10-11 बजे सदन में चर्चा हुई, कांग्रेस ने जोरदार मांग की कि आप इसकी न्यायिक जांच करवाइए। एंड विद इन 5 hours फ्रॉम द इंसिडेंट द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इट। रेलवे मिनिस्टर को 12 घंटे लगते हैं स्टेटमेंट देने के लिए। अब ये जो न्यायिक जांच हमने की, उसके बाद रामविलास जी आए। वो दलितों के नेता हैं, दलित के लिए काम करते हैं, उनके हृदय में दर्द है। वहां आए, वो उस बस्ती में गए, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की और उन्होंने पत्रकार परिषद में या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को यह कहा कि ये न्यायिक जांच तो ठीक है, लेकिन आप किसी वर्तमान न्यायाधीश से इसको करवाइए, इसमें रिटायर मत लाइए। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसको कोई वर्तमान सिटिंग एक ही होगी, और उसको वर्तमान जो भी कर सिटिंग कहिए। और उन्होंने ये कहा कि इसको कोई काल मर्यादा दीजिए, क्योंकि न्यायिक जांच बहुत लंबी होती है। हमारी सरकार ने तुरंत ये कहा, पहले तो आपकी न्यायिक जांच की मांग मान ली, फिर कहा सिटिंग जज चाहिए, हमने कहा ले लो, सिटिंग जज करो। नथिंग स्पेशल। हमको ऐसा नहीं करना। आई एम ओनली टेलिंग यू व्हाट द बेस्ट एनी गवर्नमेंट कुड हैव डन, वी हैव डन, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। और रामविलास जी ने कहा काल मर्यादा दीजिए, हमने कहा 2 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। अब रिटायर सिटिंग जज, जुडिशियल कमीशन दे दिया, सिटिंग जज दे दिया, टाइम दे दी। इतना ही नहीं, जांच की कार्य कक्षा क्या हो तो ये भी कागज गृह मंत्री को बता दिया। और मैं अभी भी कहने के लिए तैयार कि हम महाराष्ट्र सरकार से प्रार्थना करेंगे कि अगर इस कार्य कक्षा में किसी को कुछ कमी लगती है तो उसको सुधार करके उसको बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। उसमें जो सिद्ध हो जाएगा वो सजा पाएगा। अब ऐसी स्थिति में वो घर में गए, अंदर गए, टैंकर थी, इधर मारा उधर मारा, अब इसका कौन फैसला करेगा? इसका फैसला न्यायिक जांच होगी तब करो। अब क्या इस आधार पर 356 की मांग होगी, वो भी कांग्रेस से, और वो भी शरद पवार आपसे? जब किसी ने गोवारी कांड का उल्लेख किया तो शरद जी ने कहा ये सही हुआ, ये आप बोल रहे। मेघे जी आप नागपुर के हैं, शरद जी जैसा पुणे के हैं नहीं, आपको हिंदी समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आदिवासियों का मोर्चा था। ये सच है कि उस पर गोली नहीं चली, बिल्कुल ठीक है। स्टैम्पेड में लोग मरे। क्यों स्टैम्पेड हुआ? कोई वो तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए गए थे, या उज्जैन में दर्शन के लिए गए थे कि यात्रियों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए स्टैम्पेड हो गया, बेचारे मर गए। ऐसा हुआ क्या? जब वो मोर्चा विधानसभा पर आया, उसकी भी जांच हो रही है। मैं निष्कर्ष पे नहीं जाता, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। तो उस पर पुलिस ने इतनी बेरहमी से गोली चलाई, सॉरी लाठीचार्ज, माफ शब्द का हो जाता है। ऋतुराज जी आपके जैसा तो बढ़िया नहीं बोल सकते, थोड़ी तो गलती हो ही जाती है। इसलिए मैं कह रहा था कि लाठी चली, और लाठी इतनी बेरहमी से चली कि स्टैम्पेड हो। तो उसका वो लाठी से कोई संबंध नहीं है, चलाने वाले से कोई संबंध नहीं, वो तो बेचारे स्टैम्पेड हुआ, उनको समझ में नहीं आया रास्ता किधर है। आपने कभी ये नहीं कहा कि उस समय 356 लगना चाहिए?
ये 112 लोगों की उसमें मृत्यु हुई। क्या 356 धारा ऐसी तय होगी? अच्छा, वो तो स्टैंपेड हुआ गृह मंत्री जी, जुलाई 1989। मुझे याद नहीं आ रहा तब कौन मुख्यमंत्री था, क्योंकि शरद जी 4 बार आए हैं तो डेट्स ध्यान रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, बीच के बीच में सलमान रश्दी के पुस्तक के विरोध में बना तो वाला आपके लिए फरमा रहा हूं, अल्पसंख्यक बंधुओं का प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलाई, वो भी अनआर्म्ड इनोसेंट सब थे। 11 लोगों की उसी स्थान पर मृत्यु हुई, जिसमें एक भी पुलिस ऑफिसर सस्पेंड नहीं हुआ, और उसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दी। तब धारा 356 याद नहीं आई। इसमें आप कंसिस्टेंट है, क्योंकि आपको धारा 356 ही लगानी है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं शरद जी को, मूवर वो है ना, सेकेंडर का क्या होता है। इस रमाबाई अंबेडकर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की गुजरात में प्रतिक्रिया हुई। अब दलितों के प्रति गुजरात की सरकार को संवेदना हो, बहुत अच्छी बात है। और जब से वहां के मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से चले गए हैं, उनका दलित प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने हमेशा ये देखा है कि जो भी आदमी बीजेपी या शिवसेना से बाहर चला जाता है, उसका दलित प्रेम एकदम बहुत बढ़ते चला जाता है और वो एकदम दलित का उद्धारक बन जाता है। यहां जिनकी मृत्यु हुई, उनको गुजरात सरकार ने मदद घोषित की। गलत कुछ नहीं, जरूर दीजिए, क्या मृत्यु मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषित की। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कम से कम मेरी याददाश्त में एक प्रांत में कोई ऐसी दुर्घटना हो। वैसे गोली में मरने वाले को तो पैसा देने की पद्धति थी ही नहीं, ये तो शुरू हुई बाबरी ढांचे के दंगे के बाद, उसके पहले तो देते ही नहीं थे। अब वो परंपरा चली। हाँ? आप कहां ले जा रहे हो, फिर वो मेरे को झगड़ेंगे। अब उसमें मुख्यमंत्री ने लीड लिया और हुआ क्या, पुलिस की गोली से 8 लोगों की मृत्यु हुई। केशोद एक गांव में 5 लोग मरे। गृह मंत्री से मैं प्रार्थना करूंगा, दलित मरा, मच्छी मरा, पैसा देने की कौन जरूरत। अरे बाबू साहब मरता तो ना पैसा देने की बात होता। दलित मरा, मच्छी मच्छर मरा, बाबू साहब मरता तो पैसा दिया था। ये तो गलत किए, सही से सरकार किए। दलित न मरा है, सबका छूट जाएगा। Order please, order. केशोद में 5 लोगों की मृत्यु हुई। गृह मंत्री हर गोलीबारी के बाद तो जा नहीं सकते। गृह खाते में राज्य मंत्री हो सकता है, दूसरा कोई सेंट्रल मिनिस्टर हो सकता है। वो भी केशोद जाकर आए तो कोई गलत नहीं होता। वो भी जाकर देखते, वो भी लोग गोली में ही मरे थे और इसी कांड के सिलसिले में मरे थे। अच्छा, सरकार को फुर्सत नहीं है तो कांग्रेस दल तो है, उन्होंने वहां एक टीम भेजी थी। वेंकट स्वामी जी केशोद में कौन गया, वो भी अगर रिपोर्ट देता, आपके भाषण में उसका उल्लेख आता, अच्छा उसका उल्लेख आता तो बहुत अच्छा होता। अब किसी ने यह नहीं मांग की कि गुजरात में 356 लगाओ, वो तो लगाने की भी आवश्यकता नहीं। आप समर्थन वापस लो, अपने आप 356 आएगा। उसमें तो आपको संयुक्त मोर्चा की दया पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं। यू कैन योरसेल्फ इंप्लीमेंट 356 इमीडिएटली, आप कर सकते हैं। वहां किसी को क्या 356 धारा मरने वाले की संख्या और जाति इस पर तय होगी? इस पर हम 356 का उपयोग करेंगे? मैं बिहार में जाना नहीं चाहता, डर रहा हूं। जो रणवीर सेना की ओर से हत्याकांड हुआ, क्योंकि अभी शरद जी का जो प्रस्ताव है वो केवल महाराष्ट्र के संबंध में नहीं है, वो सारे देश के संबंध में प्रस्ताव में लिखा है।
अब शरद जी ने केवल महाराष्ट्र पे भाषण किया, वो उनका चॉइस है। इसमें रणवीर सेना ने जो हत्याकांड किया वो दलित हत्याकांड नहीं था। हाँ, सेना सेना मैंने प्रारंभ में ही कहा, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि विपक्ष के नेता पर हमला करना अत्यंत अनुचित था। अब इस हमले में जो पुलिस अधिकारी वहां जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड किया। अब उनको सस्पेंड करते लोग बोलने लगे इनकी जाति देखो। अब जाति देखे या पुलिस अधिकारी देखे, जो खड़ा हो उसी को देखेंगे या उसकी जाति पूछेंगे। अब फिर कहने लगे साहब आपने तो फलानी जाति को सस्पेंड किया। अब वो गोली मारने वाला भी कहता है, मारने वाले में आपने नहीं कहा, वो बहुत लोग हैं शरद जी आपके साथ देने वाले, वो कहते रहते हैं। आप, मैं साला आपको अकेले को थोड़ा ही उत्तर दे रहा हूं, आपके दल के बहुत लोग हैं वो भी कहते रहते हैं। अब ऐसी कार्रवाई, ये हमला गलत था। भुजबल पिचड़ पे हमला जितना गलत था, क्या रामदास अठोले पे हमला बहुत अच्छा था? उनकी तस्वीरें तो हमने देखी है, किसी ने उसको जांच में सम्मिलित करने का निर्णय नहीं लिया। रामविलास जी यहां नहीं है, ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं, सदन के नेता हैं। शरद यादव जनता दल के अध्यक्ष हैं। ये अभी बिहार में गए थे और बिहार में जो घटना हुई उसके बारे में मैं क्यों प्रतिक्रिया दूं? इनके अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं रमई राम, उनका बयान सिर्फ 4 लाइन पढ़ता हूं। जनता दल के वरिष्ठ नेता, मतलब जो अभी अध्यक्ष हैं, वो पूर्व मंत्री रमई राय ने आज आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तत्कालीन लालू प्रसाद यादव के इशारे पर सीतामढ़ी में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और केंद्रीय रेल मंत्री रामविलास पासवान के हत्या की साजिश की गई थी। इसमें राष्ट्रीय जनता दल था जो सफल हो नहीं सके। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या जिस तरह की थी उसी तरह इनकी हत्या की कोशिश हुई। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सच झूठ मुझे पता नहीं, वहां था मैं नहीं, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सच है। हो सकता है राम कृपाल जी सत्य हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसमें अगर अनगिनत, कहां गए वो, चले गए प्रिय रंजन दास जी, कहां गए? मैं उनको मैंने कहा था मैं बोलूंगा तब सदन में रहिए ताकि मैं एक बार याद दिलाऊं कि आपको कितना पीटा था और आपकी जान बिल्कुल मतलब गटर में उठाकर फेंका था। कितनी घटनाएं मैं बताऊं। ममता जी भी यहां नहीं है, वो कहीं और युद्ध में लगी हैं, लेकिन उन पर किस प्रकार के हमले होते हैं। किसी भी विपक्ष के नेता पर हमला गलत है। अगर भुजबल पर गलत है, पिचड़ पर गलत है, आठवले पर भी गलत है, प्रियदा पर गलत है, ममता पर भी गलत है, किसी पर भी करे तो गलत है। इसको एकदम 356 पे उठा के ले जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता। और इसलिए उपाध्यक्ष जी जो प्रस्ताव रखा है वो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र में आज जो हमारी सरकार बनी है, ये सरकार बिना दलित समर्थन के बन नहीं सकती। आज अगर सबसे ज्यादा दलित विधायक है तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के पास है, आपके पास नहीं है। दलित विधायक हैं, दलित सांसद हैं, दलित मंत्री हैं। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि राजनीति चलती रहेगी। थोड़ी बहुत राजनीति समझ में आती है। एक आध बार 356 की मांग कर ली, हमने नहीं बरसों तक की थी, तो आपने भी अब विपक्ष में गए हैं तो आप ड्यूटीफुली मांग कर रहे हैं, तो उसी लाइन पे जा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दलित अत्याचार का विषय ये केवल महाराष्ट्र का विषय नहीं है, गुजरात का विषय नहीं है, ये सारे देश का विषय है। मेरी गलती, अध्यक्ष जी मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं मेरी गलती।
आई मस्ट लर्न संसदीय एटिकेट्स हैं, वो मुझे राम कृपाल जी से सीखना चाहिए। मेरी गलती हो गई, मैं उसको जरूर सीखना चाहूंगा। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। और इसलिए मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान में इस प्रकार का वायुमंडल बना है, इसमें किसी एक दल को दोष देके आप शायद विवाद जीत जाओ, थोड़ी बहुत राजनीति जीत जाओ, लेकिन दलित और गैर दलित, इसके बीच में एक ऐसी खाई निर्माण हुई है, हर बार राजनीतिक विचार आने के कारण उस खाई को मिटाना आसान नहीं है। मैं एक बार चुनाव का अध्ययन कर रहा था और चुनाव के अध्ययन से मेरे पास एक भयावह मैंने देखा कि आज एक आध अपवाद हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, उस पर टोका टोकी मत करिए। लेकिन संसद का चुनाव हो या विधानसभा का हो, दलित जो आरक्षित सीट नहीं है वहां से चुनकर आ नहीं सकता। फिर आप उसी लेवल पे जा रहे हो। एक बार आप 545 का हिसाब कर दीजिए, और यह अच्छी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है। और इसलिए आरक्षण की आवश्यकता है, राजनीतिक भी। लेकिन हमारी कल्पना यह थी कि राजनीतिक आरक्षण से धीरे धीरे दलित और गैर दलित समाज में इस प्रकार की मित्रता स्नेह बढ़ेगा कि फिर दलित कहीं भी खड़ा हो जाए। आज प्रकाश अंबेडकर लोकसभा में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है अपने दादा जैसी कि मैं रिजर्व सीट से नहीं लड़ूंगा, मैं जनरल सीट से लड़ूंगा। और जनरल सीट में दलित को जीतने की दिक्कत होती है। क्या वहां सारे शिवसेना बीजेपी वाले बैठे? ये सारा समाज है। और इसलिए जिस प्रकार की अस्पृश्यता आज हमारे मन में है, ये किसी एक राजनीतिक दल की देन नहीं है। एक राजनीतिक दल गलती कर सकता है, सभी राजनीतिक दल थोड़ी बहुत गलती कर चुके हैं। और इसलिए मेरी प्रार्थना होगी कि इस चर्चा में दलित पर अत्याचार ये केंद्र बिंदु होना चाहिए। अंबेडकर की प्रतिमा के संबंध में हमारा जो मत बनता है, ऐसा समाज का प्रबोधन हम किस प्रकार करें, वो मत बनना चाहिए। झगड़ा करने से, एक दूसरे को गाली देने से यहां का विवाद तो आप जीत जाओगे, लेकिन जिस दलित के बारे में आप चिंता व्यक्त कर रहे हो, उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक नहीं आएगा। इसको समझिए। और इसमें अगर मैं गलत हूं तो मुझे समझाने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता सभी राजनीतिक दल, अस्पृश्यता कोई संसद के पहले से आई है, ये कोई संसद की देन थोड़ी है। चुनाव ने उसको बढ़ाया है, राजनीति ने उसको अधिक गहरा और गंभीर किया है। अगर इसको हटाना है तो मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, संघर्ष का वातावरण छोड़कर अगर हम स्नेह और समन्वय के वातावरण में इस दलित और गैर दलित के रिश्ते को देखें, तो हो सकता है जो सपना आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो साकार हो। अंत में केवल एक छोटा सा मुद्दा मैं रखकर कहूं, एक छोटा सा मुद्दा रखता हूं। 25 साल पहले मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी का पुणे में वसंत व्याख्यान माला में सामाजिक समता और हिंदू संगठन भाषण सुना था। उसका एक छोटा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, उतना देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने दलित और गैर दलित के इस तनाव को दूर करने के लिए क्या प्रयास कीजिए, उसमें उन्होंने विवाह की बात की थी, इंटरकास्ट मैरिजेस की थी। बहुत अच्छा भाषण था। उसमें एक उन्होंने अंत में उदाहरण दिया था जिस पर मैं मेरे भाषण को भी समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा था रिश्ते कैसे होते हैं। उन्होंने एक छोटी कथा, लंबी नहीं, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा था एक बार सूर्य और वायु खड़े थे और सामने एक आदमी कोट डाल के जा रहा था। सूर्य और वायु में यह शर्त लगी कि इस व्यक्ति को बिना स्पर्श किए इसका कोट उड़ा देना है। वायु ने कहा मैं 2 मिनट में करके बताता हूं। वायु बहने लगा, तूफान बढ़ा, इतना तूफान बढ़ा कि वो व्यक्ति कोट फेंकने की जगह पर अपने कोट को और समेटते लगा। जब वायु हार गया तो सूरज ने कहा अब मैं कोशिश करता हूं। और उसने अपनी उष्णता इतनी बढ़ाई कि उस आदमी ने अपना कोट अपने आप उतार दिया। अगर दलित गैर दलित को इकट्ठा लाना है तो हवा और तूफान के जैसे भाषण करके
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि समाज उस अस्पृश्यता के कोट को पकड़े रहेगा। अगर सामाजिक समता की उष्णता मन के अंदर जागृत करो तो उस उष्णता से ये कोट हट जाएगा। अंबेडकर का कहीं अपमान नहीं होगा, गोली चलने का तो सवाल ही नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।